हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आईपीयू सैम में एक और बार आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कल वाली कम्युनिटी के अंदर मैंने आपको सभी को बता दिया था कि हम आज से अपना जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही नहीं, हम इस चैनल पर जो है पाइथन लैंग्वेज का कोर्स भी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हम जो वीडियो होती हैं वो हमारी किसके लिए होती हैं? GGSIPU कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। मैं उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है चीज़ें पढ़ाता हूँ और उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट वन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस से गो थ्रू करा देता हूँ कि हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है वो क्या कहता है। चलिए एक बार सिलेबस में नज़र मार लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसका ये सिलेबस है ICT 107 और 120 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। काफ़ी इजी सिलेबस है इस बार पिछले बार के मुकाबले। इसमें क्योंकि सेंट्रॉइड का पूरा पार्ट आपका जो है डिलीट कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक यहाँ पर छोड़े हैं यूनिट 1 के अंदर। वो है फोर्स सिस्टम, दूसरा इक्विलिब्रियम। अब आपको 2 ही चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, एक तो फोर्स सिस्टम एंड अगला है इक्विलिब्रियम। बस ये 2 चीज़ें पढ़नी है और आपकी यूनिट 1 जो है फटाक से हो जाएगी सॉल्व। आप हमारी इस पूरी सीरीज़ को जो है प्लेलिस्ट को सेव कर लें अपने फ़ोन में, ताकि एक खो ना जाए। और एक मैं ऐसी क्रिस्प वीडियोज़ बनाने वाला हूँ कि आप एक दिन के अंदर जो है एक यूनिट को आराम से जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस हमारा क्या कह रहा है। फोर्स सिस्टम के अंदर पहला टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, फिर है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, फिर है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन, वेरिग्नन थ्योरम, कपल क्या होते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू कपल एंड कपल, ठीक है, इनटू फोर्स एंड अ कपल। फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कपल की, फिर एप्लीकेशन देखेंगे कपल का इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक बार सिलेबस। और अब नेक्स्ट हमारा इक्विलिब्रियम में हमारा क्या क्या है। इक्विलिब्रियम में हमारा फोर्स बॉडी डायग्राम, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अगला है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और एप्लीकेशन ऑफ इसकी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के अंदर। और इक्विलिब्रियम 2 फोर्सेस मेंबर की वजह से, 3 फोर्स मेंबर की वजह से। चलिए देखते हैं, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको ये चैप्टर पढ़ने के अंदर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमने पढ़ा ही हुआ है। 11th एंड 12th क्लास में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसलिए कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपनी यूनिट 1 की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्स सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम। आज हमारा लेक्चर 1 है, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखने वाले, इजी होगा और समझ भी आ जाएगा। चलिए, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी 11th 12th के अंदर या फिर बचपन में। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है जो कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्स हमारी 2 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव फोर्स होती है और नेगेटिव फोर्स होती है। पॉजिटिव मीन्स मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव फोर्स जहाँ पे भी होगी उसका मतलब है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, बाकी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन नेगेटिव है। तो चलिए देखते हैं। लेट सपोज आपको कोई फोर्स यूँ दिखा दी इस तरीके से आते हुए, आप बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में है। जल्दी कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में बता दो। कमेंट में हमें इंटरेक्शन अच्छे से रखना होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। ये फोर्स इस तरीके से है भाई, ये फोर्स इस तरीके से है। अगर हम इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, लाइन ऑफ एक्शन, तो ये कहाँ पर आ रही है, ये यहीं पर तो ये फोर्स आ रही है।
कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है, ठीक है। लेट्स सपोज आपको 45 डिग्री के एंगल पे कोई फोर्स दे दी, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगी बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही तो आएगी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गई है फोर्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कोई जैसे लेट्स सपोज हमें कोई फोर्स दे दी इस तरफ, ये फोर्स क्या है 50 न्यूटन, कितनी 50 न्यूटन, ठीक है। तो अब यही फोर्स अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, इस फोर्स को, इसी सेम फोर्स को मैंने उल्टा कर दिया, तो अब आप इसे किस तरीके से लिखोगे, कुछ कहेंगे सर अभी भी तो ये 50 न्यूटन ही है, नहीं अभी 50 न्यूटन नहीं हुई। अब पहले आप एक बार अच्छे से देखो, ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इसलिए ये फोर्स अब तक क्या थी, पॉजिटिव थी, लेकिन अब यही फोर्स क्या हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो गई, तो इसलिए जो है एक माइनस का साइन आ जाएगा इस फोर्स के आगे। इसका मैग्नीट्यूड मैं अभी मना नहीं कर रहा, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 50 न्यूटन ही है, बस जो ये नेगेटिव है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये माइनस एक्स एक्सिस में, समझे। वैसे एक ये रही हमारी फोर्स, ये फोर्स ऊपर की साइड वाई एक्सिस में, ये हमारी 50 न्यूटन है, ठीक है। हमें पता है पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो भी चीज़ होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अब इसी फोर्स को मैं उल्टा कर देता हूँ और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में इसे बना देता हूँ, तो ये नेगेटिव 50 न्यूटन हो गई। मैग्नीट्यूड में अभी भी मना नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड इसका अभी भी 50 है, बट जो ये नेगेटिव है वो क्या शो कर रहा है, वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, समझ गए, वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, समझिए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए अब फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स है क्या, द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्स टू मूव द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज फोर्स। किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए जो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। मान लो ये पहले यहाँ थी और मैंने इसे एक्स डिस्टेंस पर जो है मूव करा दिया, तो ये क्या है, फोर्स है, जो एनर्जी रिक्वायर लगी हमें वो फोर्स होती है, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन देखो, द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट से उसकी स्टेट को चेंज करना या फिर यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्टेट को चेंज कर देने वाली एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी को हम फोर्स कहते हैं। ये भी हमारा फोर्स की डेफिनेशन हो गई। ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, बस ये फिर भी एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक ब्लॉक है आपके पास, ये रहा, ये ब्लॉक है, अगर आप इस पर इस तरीके से फोर्स लगाओगे तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, पुश फोर्स। अब और इस पे तो हम सभी देख रहे थे कि फोर्सेस के क्या क्या टाइप होते हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मान लो रखा हुआ है और हम उस पर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम पुश फोर्स कहते थे, और अगर हम उसे इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस फोर्स को हम कहेंगे पुल फोर्स। बस यही ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट चीज़ हमारी कि ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी फोर्स की, फोर्स की ऐसा यूनिट हमारी होती है न्यूटन और किलो न्यूटन। न्यूटन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और किलो न्यूटन को इस तरीके से, ठीक है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि ये इस साइड एक फोर्स है 50 न्यूटन की, वही सेम फोर्स इस साइड है, लेकिन हम उसे -50 क्यों लिख रहे हैं, देखिए माइनस जो है उसकी डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहा, 50 यहाँ भी था 50 यहाँ भी था, मैग्नीट्यूड में कोई कोई चेंज नहीं आया। मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज किस चीज़ के अंदर आया, डायरेक्शन के अंदर। जो ये नेगेटिव यहाँ पर लगा है ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है कि जो फोर्स है वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन आप देख ही होंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which have both direction and magnitude।
वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जिनके पास दोनों चीज़ें, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उन चीज़ों को हम वेक्टर कहते हैं। जैसे फोर्स है, अब फोर्स ये लो, फोर्स 50 न्यूटन आई कैप। देखो मैंने आपसे कह दिया, लेट्स सपोज, सुनो, ये चीज़ आपको पता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नहीं सॉरी, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम और क्या क्या कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव आई कैप भी तो कहते हैं, नेगेटिव आई कैप भी कहते हैं, इसे हम जे कैप कहते हैं पॉजिटिव, और इसे नेगेटिव जे कैप कहते हैं। मैंने आपसे कहा, ठीक है, लेट्स सपोज कुछ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, कुछ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, कैसे फोर्स बताओगे कि वो फोर्स है कहाँ पर? तो उसके लिए हमें उस अगले इंसान से पूछना पड़ेगा कि भाई 10 न्यूटन फोर्स लग कहाँ पे रही है, तो ये बता ना। आप बोलो भाई मैं जानता हूँ फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी तो बता, इसकी क्या डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी बहुत ज़रूरी होती है। तो वही हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनके पास जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ होती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस, ये देखिए, और अगर नोट्स के लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाएं और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 2 के अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई नो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियो लेट हो गया है, मतलब पहले आना था, 12 बजे आना था, काफ़ी लेट हो गया, मतलब 8-9 बज गए हैं रात के, पर वीडियो आ रहा है। और इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम जो है पार्ट 2 देखने वाले हैं। और ये हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के टाइप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और इतनी बेसिक से मैं आपको लिटरली बताऊँ ना, इतनी बेसिक से मैंने ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू करा है ना, यूनिवर्सिटी का कोई टीचर भी इतनी बेसिक से नहीं पढ़ाता। वो भी सीधा बस फोर्स बता देगा, मतलब बता देंगे फोर्स, और उसके बाद सीधा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बता देते हैं। पर अभी मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पर अभी बिल्कुल नहीं आया मैं। अभी मैं बिल्कुल जो है बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ताकि यार बाद में दिक्कत ना आए। बिल्कुल ये चीज़ें कोई टीचर नहीं बताता, ये सब स्किप करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें। पर यार हर स्टूडेंट का स्टैंडर्ड सेम नहीं है ना, हर हर लेवल पे नहीं है ना वो। मतलब मैं किसी स्टूडेंट को गलत नहीं बता रहा, लेकिन समझ रहे हो ना, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। इसलिए चलिए आज फिर शुरू करते हैं हम अपना फोर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। और ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, मतलब लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है। पहली फोर्स, मतलब देखो हमने फोर्स को पहले भी कैटेगराइज करा है, ऐसी बात नहीं है। देखो पुल फोर्स, पुश फोर्स, ये भी हमारी फोर्स ही हैं, 2 तरीके की। लेकिन अब चलिए देखते हैं फोर्सेस क्या होती हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस। तो पहली हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स। आप सभी ने सुना होगा इस फोर्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सी फोर्स होती हैं? वो दोज फोर्सेस विच आर अलोंग एक्स एक्सिस, वो फोर्सेस जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही हैं, और ये एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। और ये ग्राउंड के क्या होती है? पैरेलल होती है। देखो एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, और ये जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। समझ गए? तो इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। आई होप आपको समझ आया होगा। गैस करो अब नेक्स्ट फोर्स क्या हो सकती है। अगर हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, तो यार इसका ही वाइस वर्सा देखो ना, अब क्या होगा, वो क्या आने वाला है? वर्टिकल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल फोर्सेस। चलिए देखते हैं। सेकंड है हमारी वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस क्या होती हैं? वर्टिकल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर अलोंग द वाई एक्सिस। वो फोर्सेस जो वाई एक्सिस के अलोंग होती हैं, या फिर परपेंडिकुलर होती हैं। किसके परपेंडिकुलर होती हैं? ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है यार, देखो ग्राउंड के, मैं क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस, जब मैंने एक्स एक्सिस की बात करी थी तो उसमें दोनों एक्स एक्सिस आए थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी होने वाला है। वाई एक्सिस में भी वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी हो सकती है, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में भी हो सकती है। जैसे ये वाली जा रही है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की फोर्स, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की फोर्स, नेगेटिव। ठीक, चलिए चलते हैं
लेकिन यार आपने एक चीज़ और भी नोटिस करी है कि हम इन फोर्सेस का ज़्यादा डील नहीं करते। वर्टिकल फोर्सेस हो गई, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इस टाइप की फोर्सेस ना हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन रहती हैं, ठीक है। जो हमारा मेन जिन फोर्सेस से काम रहता है ना, वो फोर्सेस हमारी होती हैं इंक्लाइंड फोर्सेस, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होती हैं इंक्लाइंड फोर्सेस। अब पहले मैं आपको इंक्लाइंड फोर्सेस बताता हूँ क्या होती है। इंक्लाइंड फोर्सेस ना वो फोर्सेस होती हैं जो कि किसी भी एंगल पे, किसी डिग्री के एंगल पे जो है बनी हुई होती हैं। लेट्स सपोज मैंने एक फोर्स दे दी, अपने में बना दी मैंने, ये फोर्स है एक। अगर आप हॉरिजॉन्टल से इसे देखोगे, ये लो मैंने हॉरिजॉन्टल की लाइन बनाई है एक, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बना रही होती हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल से, ये देखो वर्टिकल से भी बना रही है, ऐसी फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से अल्फा मान लो, जो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल से कुछ ना कुछ एंगल बना रही होती हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इंक्लाइंड फोर्सेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंक्लाइंड फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर नीदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। जो फोर्सेस ना तो एक्स की डायरेक्शन में है ना फिर वाई की डायरेक्शन में है, मतलब इस टाइप की कुछ फोर्स जो एक्स और वाई के बीच के अंदर इनफाइनाइट फोर्स आती हैं, वो सारी इनफाइनाइट फोर्स हमारी क्या हो गई? इंक्लाइंड फोर्सेस हो गई, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फोर्स का नेचर किस टाइप का हो सकता है। फोर्स का नेचर ये, अब ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। फोर्स का नेचर दो टाइप का हो सकता है। किस किस टाइप का? एक तो आउटवर्ड फोर्स हो सकती है और एक हो सकती है इनवर्ड। किसी पॉइंट से तो आउटवर्ड हो सकती है या फिर किसी पॉइंट से इनवर्ड हो सकती है, ठीक है। दो टाइप की होती हैं। जो आउटवर्ड फोर्स होती है उसका मतलब होता है पुल, जो कि हम पढ़ के आए थे अभी, और जो इनवर्ड होती है उनका मतलब क्या होता है? पुश होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना, तो हमारे पास दो टाइप की फोर्स होती हैं, ठीक है। आप तो यार सोच रहे होगे कितनी टाइप की फोर्स बता दी, पर यार ये सब बेसिक बिल्ड करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेंगे कि टाइप बताओ ये सब, पर बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ सर। एक होती है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव मतलब जो आपस में भिड़ रही हैं जो फोर्स है, जैसे ये टाइप की, ये आपस में कंप्रेस कर रही हैं। जैसे यहाँ मान लो कोई बॉक्स रखा है वाई नाम का, ये लो इस पर दो फोर्स लग रही है, तो इसे दबाने की कोशिश कर रही है ना, दोनों साइड से इसे क्या दबाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। वैसी होती है टेंसाइल फोर्सेस। ये काम आने वाली है ना यार ये टर्म्स। कंप्रेसिव फोर्स क्या होती हैं, टेंसाइल फोर्स क्या होती है, ये काम आएंगी आगे पढ़ेंगे जब, ठीक है। टेंसाइल मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे ये फोर्स हो गई, ये फोर्स हो गई उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। देखते हैं हम फोर्स सिस्टम क्या है हमारा। फोर्स तो हमने पढ़ लिया, अब हमने अच्छे से अपना एक टॉपिक कर दिया ना, फोर्स। अब देखेंगे फोर्स सिस्टम क्या होता है। यार वीडियो कमेंट्स में मेरे को बताते रहो यार, वीडियो सही हो रही है या फिर नहीं, या फिर कुछ कमी है या फिर अभी, ठीक है। फोर्स सिस्टम दो टाइप का, एक कोप्लेनर फोर्सेस, एक नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, सब पढ़ेंगे अभी हम। पहले एक ब्रॉडली मैं आपको एक वो दे देता हूँ। कोप्लेनर में भी चार टाइप होते हैं: कोलिनियर, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल भी दो होती हैं, लाइक फोर्सेस या फिर अनलाइक फोर्सेस, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्स क्या होती हैं? When all the forces are lie in a single plane, जब सारी जो हमारी सारी सभी फोर्स होती हैं वो एक सिंगल प्लेन के अंदर लाई करती हैं, तो उस फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। मान लो ये 2D हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है। इसके अंदर एक फोर्स ये रही, 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 तो ये हमारा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है, ठीक है। अब वही नॉन कोप्लेनर, इसका वाइस वर्सा, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस व्हेन ऑल द फोर्सेस लाइन डिफरेंट प्लेन। क्योंकि जैसे एक फोर्स इस यहाँ है ना, एक फोर्स एक्स एक्सिस में हो गई, एक फोर्स वाई एक्सिस में हो गई, या फिर एक फोर्स हो गई जेड एक्सिस में। तो इस टाइप की सभी फोर्सेस होती हैं हमारी कौन सी? कोप्लेनर फोर्सेस। सॉरी थोड़ा सा इशू हो गया, आई होप आप मैनेज करोगे। सो इस टाइप की फोर्सेस होती हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस।
अब नॉन कोप्लेनर के अंदर भी हमारे सब टाइप्स थे। पहली फोर्स हो गई कोलिनियर फोर्स। चलिए समझते हैं कोलिनियर फोर्स क्या होती है। व्हेन ऑल द फोर्सेस आर इन अ स्ट्रेट लाइन, जब सारी फोर्सेस एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होती हैं तो उस फोर्स सिस्टम को हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहते हैं। अब कोलिनियर में भी दो टाइप हो सकते हैं, या तो वो वर्टिकली साथ में है, हम पढ़ के आए थे ये चीज़ इसलिए तो काम आती है, हम पहले पढ़ लेते हैं तो उस आगे काम आती हैं, या फिर वो वर्टिकल हो सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। व्हेन ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, जब सारी फोर्स पास करती हैं एक सिंगल पॉइंट से, देन उस फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट। लेट सपोज ये एक पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है, यहाँ से एक फोर्स ये जा रही है, 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 एक फोर्स ये आ रही है, एक फोर्स ये आ रही है, तो ये सारी एक पॉइंट से पास कर रही हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब इसी का उल्टा देखते हैं नॉन कॉन्करेंट। ये हमारा थर्ड टाइप है। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वो फोर्स सिस्टम होता है जिसमें सभी फोर्स ना ऊट पटांग है, एक यहाँ जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर, कोई इधर, ये सेम पॉइंट से पास नहीं हो रही, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से क्या हो रही हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही हैं। ठीक है, ऐसे फोर्स सिस्टम को ही हम नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट हमारा क्या था, पैरेलल फोर्स सिस्टम। चलिए अब पैरेलल फोर्स सिस्टम भी देखते हैं। व्हेन ऑल दी फोर्स, जब हमारी सारी फोर्स आर पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो उस फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब पैरेलल में भी दो टाइप हैं, जब सेम डायरेक्शन में होती हैं तो हम पैरेलल हो गया, और जब डिफरेंट डायरेक्शन में है तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। आई होप आपको नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो एंड हो गया है। यहाँ पर नोट्स के लिए आप जो है बस कुछ नहीं करना कहीं से, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, नोट्स डाउनलोड करो, लिखना है लिखो, यूज़ करना है यूज़ करो, प्रिंट करना है फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कहीं भी यूज़ करो आप किस तरीके से, बस यूज़ करो नोट्स। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 3 में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3। और हमने जो है लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के अंदर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये, और इसके लिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कुछ चीज़ें ताकि आपको ये समझ आ जाए। जैसे ये कोई फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है, तो जो इसके जो जिस लाइन पे ये फोर्स है ना, जिस लाइन पे फोर्स है, उसे अगर हम लाइन को एक्सटेंड करें और पीछे को एक्सटेंड करें तो ये लाइन कुछ नहीं है, इस लाइन को हम इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। तो आई होप आपको लाइन ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन आपको समझ आ गया है, अब ये तो आपको समझ ही आ ही जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पर मूव करते हैं हम। ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। हमारा क्या कहता है, देखो ये हमें कहता है ए फोर्स बीइंग अ स्लाइडिंग वेक्टर। फोर्स क्या है, एक स्लाइडिंग वेक्टर है। जैसे ये फोर्स है, अगर मैं इस सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स को मैं यहाँ बना दूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अभी भी इतना ही है, ए मैग्नीट्यूड अभी भी है, ए मैग्नीट्यूड अभी भी है, डायरेक्शन इसके भी यही है जो पहले डायरेक्शन थी। ठीक है, ए फोर्स बीइंग अ स्लाइडिंग वेक्टर कंटिन्यूज टू एक्ट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन।
कि जो एक फोर्स होता है वो एक स्लाइडिंग वेक्टर की तरह काम करता है और वो मूव करता है कहाँ पर, किसके अलोंग मूव करता है, अपने लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव करता है। मैंने आपको लाइन ऑफ एक्शन बताया था ना, ये है, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है आगे। जैसे कोई पॉइंट ये होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोर्स दिखा दी हूँ, हम कभी इस फोर्स को यहाँ पर लिखते हैं, हम तो इसको यहाँ पर लिखते हैं हमेशा, और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था। तो बस यही चीज़ है कि हम फोर्स को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके लाइन ऑफ एक्शन में जो है क्या करा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं। एंड देयरफॉर मेक्स नो चेंज, तो इससे कोई भी चेंज नहीं आता। इट एक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑन अ रिजिड बॉडी। ठीक, तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है। जैसे यही एग्जांपल यहाँ पर भी है, देखो ऐसे फोर्स थी, तो इस फोर्स को ही तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ना अपने उसके लाइन ऑफ एक्शन पर ही। जैसे एक फोर्स ये मान लो, ये बॉक्स है, इस पर कोई फोर्स लग रही है इस एंगल पर इसी फोर्स को मैंने लाइन ऑफ एक्शन से एक्सटेंड करके यहाँ बना दिया। लेकिन मेन बात क्या है कि जो एंगल यहाँ बन रहा था वो एंगल अभी भी यहाँ बनना चाहिए। मेन बात बस ये है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बस इतना ही कहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। मुझको पता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो लेक्चर हैं वो काफ़ी लेट हो रहे हैं, मतलब पहले भी थोड़ा डिले हो गया था और अब भी डिले हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा कफ और कोल्ड हो गया था। इस चक्कर में मैं जो है रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ लेक्चर्स। जैसे कि मैंने पाइथन के तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी बहुत पहले ही, इसलिए जो है उसके लेक्चर आ रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन इसके में थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी। कोई नहीं, हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 लेके। और गाइज अब मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच रहा हूँ कि मैं जो है 1 शॉट्स प्रोवाइड करूँ आप सभी को, ठीक है। बट एक बार जो है मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं आपको जो है 1 शॉट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करेंगे भाई प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने किया था। अब हम करने जा रहे हैं अपना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं ये सबको ही आता होगा, नॉर्मल सी छोटी सी वीडियो होने वाली है। जैसे कोई रिजोल्यूशन पहले किन फोर्सेस का रिजॉल्व होती है, कौन कौन सी फोर्स है, पहले तो ये चीज़ समझो। रिजॉल्व सिर्फ वही फोर्स होती है जो कि इंक्लाइंड फोर्सेस होती हैं। और इंक्लाइंड फोर्सेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया ही था, जो फोर्सेस किसी ना किसी एंगल पर होती हैं, ठीक है। कोई एंगल बना रही होती हैं वो हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल से। लेट सपोज एक फोर्स हमें दे दी, ये फोर्स दे दी, रुको, ये फोर्स एफ दे दी हमें, ये 45 डिग्री का एंगल बना दिया हॉरिजॉन्टल से। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक तो इसका जो एंगल, इसका हॉरिजॉन्टल वाले एंगल को हम जो है एफ cos 45 में ब्रेक कर देंगे, और जो वर्टिकल एंगल होगा उसे sin 45 में। सबको पता होगा, आसान सी चीज़ है। अब चलिए देखते हैं कि अब क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। थोड़े बहुत सबको आता है यार, ये चीज़ नॉर्मल सी चीज़ है, इजी सी, फिर भी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। एक 20 न्यूटन का वो दे दिया मैं, फोर्स 40 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एक्स एक्सिस में इसका एक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 20 cos 40, और एक हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, वो हो जाएगा 20 sin 40। बस ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्टिकल, अब ये देखो मैंने कहा था जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल से भी बना है वर्टिकल से भी बना है, इसमें देखो वर्टिकल से 30 डिग्री बना रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तो कि 30 डिग्री एंगल से चिपका के जो है तो वो कॉस हो जाएगा 650 cos 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 650 sin 30। या फिर आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर एक और इमेजिनरी लाइन एज्यूम करो, और ये देखो ये टोटल पूरा 90 डिग्री है, इतना 30 हो गया, ये बचा हुआ 60 हो जाएगा। तो मतलब जो ये फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 60, रुक जाओ, 650 cos 60
और इस साइड हो गया 650 साइन 60। बस इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला ट्राई करना आप, क्योंकि आसान सी चीज़ है यार, कुछ कराने की चीज़ ही नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस का, ठीक है। ये हम करने वाले हैं। इसके अंदर दो मेथड है, एक तो रिजोल्यूशन का और एक है पैरेललोग्राम लॉ, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और गाइस ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो सीरीज़ थी वो बीच में जो है डिसकंटिन्यू हो गई थी, कुछ रीजंस थे उसके पीछे, तो वो मैं भी डिस्कस नहीं कर सकता। तो मतलब वही था, शॉर्टेज ऑफ टाइम हो गया था, मतलब काफ़ी चीज़ें आ गई थी, अनुगुंज वगैरह सब, ये सारी चीज़ें, इन सब में बिज़ी हो गया था मैं। तो लेकिन अब से जो है फिर से हम रिकंटिन्यू कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज़। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5, और ये लेक्चर नंबर 5 बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको मेथड्स बताने वाला हूँ। कौन से मेथड्स? वो मेथड्स जिनसे हम जो है क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जो हमें फोर्सेस होती हैं तो उनसे रिजॉल्व करके रिजल्टेंट कैसे निकलता है, बस वो मैं सिखाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, ठीक है। मतलब उनके टाइप्स बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पहला मेथड पढ़ेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा था। ये रहा कि कॉन्करेंट फोर्सेस का जो है रिजल्टेंट कैसे फाइंड करा जाता है, ठीक है। तो कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन वाला हम पहले करेंगे क्योंकि हमने जो है रिजल्टेंट निकालना सीख लिया है। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ भी काफ़ी बच्चों ने पढ़ रखा है, मतलब काफ़ी क्या, सभी पढ़ के आए हैं 11th-12th के अंदर। तो मैं लेकिन दोबारा पढ़ाने वाला हूँ बेसिक से। अब इन दो मेथड के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो कैसे आपको करना है डिफरेंस। देखो, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन हम पता है क्या है, इसका फ़ायदा है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, इसे प्रेफर करते हैं ज़्यादा। जो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन है वो हम दो से ज़्यादा फोर्सेस के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जो पैरेललोग्राम लॉ है ना, वो सिर्फ दो फोर्सेस पर ही लगता है, जहाँ पर आपको दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, या फिर एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पैरेललोग्राम लॉ लग सकता है। लेकिन अगर बहुत सारी फोर्स दे दी, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, तो यहाँ पर आप जो है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपना मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक ले थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हम जो हैं अपना रिजल्टेंट फाइंड करने के मेथड्स देख रहे हैं कॉन्करेंट फोर्सेस के। उसमें पहला मेथड है हमारा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, जो कि मैंने उससे लास्ट सेकंड वीडियो में कराई थी, और इसको रिजोल्यूशन आपको आना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन होता क्या है, देखो, रिजोल्यूशन आपको पता है ना, कोई एफ फोर्स किसी थीटा एंगल पे दे रखी है, तो हॉरिजॉन्टल से उसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो जाता है, और परपेंडिकुलर से एफ साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक फोर्स दे रखी है, लेकिन आपको एक कॉन्करेंट फोर्सेस का सिस्टम दिया जाएगा जहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस होंगी, कोई फोर्स ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो अब आपको जो है इन्हें रिजॉल्व करना है, तो कैसे करना होता है, तो आपको जो है सबसे पहले जो फोर्स दे रखी है उसके जो है कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में जो है तोड़ने की कोशिश करनी है। जो एक्स डायरेक्शन में होंगे उन्हें हम एफ एक्स कहेंगे, जो वाई डायरेक्शन में होंगे हम उन्हें एफ वाई कहेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है पहले सब में पहले समेशन का मतलब होता है सम निकाल लेना है, किन 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 फोर्सेस का जो एक्स डायरेक्शन के अंदर है उनका समेशन आपको निकालना है, और उन फोर्सेस का सम निकालना है जो आपकी वाई डायरेक्शन की फोर्सेस का समेशन। जब आप समेशन निकाल लेते हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर
प्लस में समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। बस आपका जो है रिजल्टेंट आ जाएगा। इतना आसान, बस ये फॉर्मूला याद कर लो। अब आपको पता लगाना है कि थीटा क्या होने वाला है, किस एंगल पर। जैसे मान लो मेरे रिजल्टेंट फोर्स आ गई है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। अब आपको इसका जो है थीटा निकालना है। उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। इसके लिए आपको क्या लिखना है, tan इनवर्स जो भी आपका समेशन ऑफ एफ वाई आया है उसको डिवाइड कर दो एफ एक्स के समेशन से। समेशन आप समझ रहे हो ना, कि एफ एक्स की डायरेक्शन में कितनी भी फोर्स है उन सबको ऐड कर दिया, ठीक है। अगर फोर्स आपकी राइट साइड है तो वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट है तो नेगेटिव होगी, अप है तो पॉजिटिव, डाउन है तो नेगेटिव। बता दे रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। हमारे कितने क्वेश्चन हैं इसमें, पहले मैं देख लेता हूँ एक बार। चलिए दो क्वेश्चन है हमारे। मैं आचल आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 4 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल पी। हमारे पास 4 कॉन्करेंट फोर्स दे रखे हैं जो कि एक पी पॉइंट पर जो है एक्ट कर रही हैं, या फिर पार्टिकल या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लो उसे। उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज हम लेके मान रहे हैं, पॉइंट साइज, ठीक है, मान लिया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले फोर्सेस देखो, फोर्सेस देखो। पहली फोर्स है आपकी ये, ठीक है, हमारी ये 3rd क्वाड्रेंट में है। दूसरी फोर्स आपकी यूं आ रही है, तो अब आप इसे यूं अज्यूम ना करके इसे किस तरीके से अज्यूम करोगे, इसे अज्यूम करोगे आप यूं, ये इस साइड आ रही है ऐसे, ठीक है। एक फोर्स हमारी ऐसे आ रही है, इसे ऐसे अज्यूम ना करके आप इसे ऐसे अज्यूम करो, ठीक है। एक फोर्स आपकी आ रही है ऊपर की डायरेक्शन में। आपको जो है ना सिर्फ इंक्लाइंड फोर्सेस से मतलब होना चाहिए, आपको उन फोर्सेस से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए जो कि हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में ऑलरेडी है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारी ये वाली फोर्सेस है, ठीक, ये 30 डिग्री एंगल बना रही है यहाँ से, ठीक है। तो इसका हम एक कंपोनेंट ले लेंगे, क्या कंपोनेंट ले लेंगे, 250 कॉस्ट, 250 कॉस्ट की, यहाँ पे 250 होगा। और इसका एक वर्टिकल में कंपोनेंट आएगा, वो क्या आएगा, सो जो वर्टिकल में आया वो हमारा क्या आ गया, 250 sin 30। ऐसी अब हमने एक को रिजॉल्व कर लिया, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में मिल गया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, 400 न्यूटन। अब ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे 45 cos 45 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और इस साइड क्या हो जाएगा 40 sin 45, 400 sin 45, ठीक है। अब आप जो मेनली चीज़ें देख रहे हो ना, ये चीज़ भी कैंसिल कर दो। अब आपकी जो मेनली फोर्सेस क्या रह गई, या तो एक्स डायरेक्शन में रह गई या फिर वाई डायरेक्शन के अंदर रह गई, ठीक है। अब इन्हें रिजॉल्व देखो कैसे होंगी, ये बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स में कौन सी है 300, नेगेटिव एक्स में कौन सी है, एक तो ये हो गई 125√3 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 200√2, ये 200√2 हो जाएगा। वैसे ऊपर की साइड हमारी ये रिजॉल्व होकर हो जाएगी, ठीक। अब आपको क्या है, अब आप क्या देख रहे हो, अब आपका समेशन एफ एक्स आ जाएगा ये। अब ये आपको साइंटिफिक कैलसी से, ये आपको कैलसी से कर लेना है, ठीक है। ऐसी समेशन एफ वाई की आपकी ये वैल्यू आ गई। अब नॉर्मल सा फॉर्मूला, आपको इजी सा फॉर्मूला दे रखा है, क्या फॉर्मूला था एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस में समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर सारा कुछ, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया, ये हो गया आपका जो रिजल्टेंट आ गया, वो आ गया 687.37। अगर आपको निकालना है, नहीं मेरे को ये भी बताओ कि थीटा क्या होगा, तो आप समेशन ऑफ एफ वाई और नीचे समेशन ऑफ एफ एक्स, बस आसान है, समझ गए। इस तरीके से चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर और भी हमें फोर्सेस दे रखी है, एक हमें दे रखी है फोर्स इस तरीके से 225 न्यूटन की,
225 है या फिर 22.5 न्यूटन। एक फोर्स दे रखी है 30 न्यूटन की, एक हमें 15 न्यूटन की प्यारी सी फोर्स दी है, क्योंकि हमारा काम आसान कर दिया भाई ये फोर्स। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये अपना वर्टिकल में सिंपल है यार। इसका अब एक कॉस में यहाँ पे कंपोनेंट टूट जाएगा, एक साइन में, इसका एक कॉस के अंदर हो जाएगा, यहाँ पर साइन में, ठीक है। यहाँ पे इसके कंपोनेंट टूट गया, इसका जो देखो 30 वाले का कंपोनेंट टूट जाएगा यहाँ पर कॉस में और इधर साइन में। इसका 22.5 का इधर कॉस में टूट जाएगा, इधर साइन में। अब समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लो कैलसी का यूज़ करके, आपका ये आ गया। समेशन ऑफ एफ वाई निकाल लो कैलसी का यूज़ करके, ये आ गया। अब आर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, समेशन ऑफ एफ एक्स प्लस का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। इस तरीके से आपका जो है रिजल्टेंट आ जाएगा। और डायरेक्शन निकालने और थीटा निकालने का तो आपको ब्रह्मास्त्र पता ही है। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको कि tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन में एफ एक्स, वो भी समेशन, आपका थीटा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया कि वो अपना जो रिजोल्यूशन मेथड का यूज़ करके कैसे हम कॉन्करेंट फोर्सेस का जो है रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पैरेललोग्राम का किस तरीके से हम भरपूर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है पैरेललोग्राम लॉ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। और आज हम जो है करने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम लॉ को जो है करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम जो है भरपूर करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी करी थी, ठीक है। पैरेललोग्राम यार आपने सभी ने पढ़ा होगा, इसकी एक ट्रिक भी आपको याद होगी, शायद आपने पढ़ा होगा। तो ताल से ताल मिला, ताल से ताल मतलब जब दो वेक्टर की टेल जो है वो होती हैं क्या, जब दो वेक्टर की जो, रुक जाओ 2 सेकेंड, जब दो वेक्टर की जो आपस में, जब दो वेक्टर की जो टेल होती हैं वो मिल रही होती है, तब हमारा जो है पैरेललोग्राम क्या लगता है, लॉ लगता है, ठीक है ना। आपको याद होगा आई होप ये। तो इसका एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of a resultant force in a coplanar concurrent system। पैरेललोग्राम का यूज़ क्यों होता है, ताकि हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकें, डायरेक्शन निकाल सकें, ठीक है। और कब, जब हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस का सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे एक हमारे पास ना बी वेक्टर है, और एक हमारे पास वेक्टर है, कौन सा, सॉरी थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, एक बी वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। एक वेक्टर है हमारे, एक वेक्टर ए है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। अब पहले पैरेललोग्राम का लॉ मतलब क्या है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करने की कोशिश करो, ये लो पैरेललोग्राम का लॉ बना दिया, फॉर्म हो गया। अब जो इसका वेक्टर होगा ना, वो कहाँ से निकलेगा, इसके बीच में से निकलेगा, कहाँ तक, जो पैरेललोग्राम का जो है नेक्स्ट कॉर्नर होगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा सी, ठीक है। चलो इतना समझ गए। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे आपका ये वेक्टर था, एक ये वेक्टर था कि नहीं था, चलो यार थोड़ा गंदा हो गया। एक वेक्टर था बी और एक वेक्टर था क्यू, ये आपस में कोई एंगल भी तो बना रहे होंगे, लेट सपोज ये थीटा बना रहे होंगे। और वहीं पर एक चीज़ नोटिस करो कि जब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल रहा होगा वो भी तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, वो उसका नाम हमने अल्फ़ा दे दिया, ठीक है। अब हमें बस रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ और नक्की करो, छुट्टी करो, ठीक। तो हमें जो सी वेक्टर है वो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला देखिए कि ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस में 2 ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, और सारा कुछ रूट के अंदर। मॉड लगाना ज़रूरी है, हमें मैग्नीट्यूड लेना है बस ए बी का, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है पर मैं बता देता हूँ आपको, मैग्नीट्यूड ही लेना है।
और बड़े लोग आएंगे, कहेंगे हमें तो वो भी बताओ भाई कि ये क्या एंगल बना रहा है हमारा ये वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल क्या बना रहा है। तो उसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में बी प्लस में ए कॉस थीटा। अब यार मेरे से बस ये मत बोलना कि हमें ये सारे फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाओ, क्योंकि यार कुछ काम नहीं है ना, इन ड्राइव कर दूंगा मैं, इनके कोई काम नहीं है आपके सिलेबस के अंदर इन्हें ड्राइव करने के लिए। जितना काम का है मैं उतना बता रहा हूँ। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कितने हैं, एक क्वेश्चन है इस पर हमारे पास, चलिए देखते हैं और जल्दी से नक्की करते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब याद तो है ना ये पैरेललोग्राम में लॉ लगाना कब है, पैरेललोग्राम लॉ तब लगेगा जब हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस होंगी, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ 120 न्यूटन एंड 80 न्यूटन, टू फोर्सेस ऑफ 120 न्यूटन की है और एक 80 न्यूटन की है, एक्टिंग ऑन एन आई वोल्ट, ये कोई वोल्ट है यहाँ पर एक्ट कर रही है और इस पॉइंट का नाम है ए। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है बस। देखो इन्होंने हमें एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉरी इन्होंने हमें ये वाला एंगल दे रखा है कि ये 45 डिग्री पे बन रहा है, ये 30 डिग्री पर बन रहा है, ठीक है। हमें इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता, तो हम फाइंड नहीं कर सकते क्या। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टोटल कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इक्वल 45 डिग्री हो गया, प्लस में 30 डिग्री हो गया, और इस एंगल को मान लो एक्स मान लिया हमने, एक्स। अब ये दोनों आप यहाँ पर माइनस करने भेजोगे तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 डिग्री, ठीक है। तो चलिए रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इस फोर्स का, कि पहली वाली फोर्स का जो है स्क्वायर, दूसरी फोर्स का स्क्वायर, फिर 2 पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, और कॉस जो एंगल बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है 105। ये कैलसी से हमने सॉल्व करा तो हमारा क्या आ गया 125.82, ठीक है। अब अल्फ़ा निकालना है तो फिर से वही सेम चीज़, tan इनवर्स दूसरी फोर्स का बी साइन 105, और यहाँ पर आ गया आपका ए और बी कॉस आप 105। यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। तो कुछ लेक्चर्स के अंदर शायद मेरे को लगता है 10 लेक्चर के अंदर शायद हम जो अपना फोर्स सिस्टम ख़त्म कर दें और फिर हम मूव करें अपना इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना मोमेंट क्या होता है और क्या नहीं होता, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और IPU SEM आयो अपने फ्रेंड्स के साथ IPU SEM को जो है शेयर कर रहे होंगे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें इसी तरीके से। आज के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर के अंदर हम मोमेंट पढ़ने वाले हैं। मोमेंट कैसे निकालते हैं हम किसी भी फोर्स का। पहले तो ये समझो मोमेंट है क्या। मोमेंट कुछ नहीं है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंट। किसी भी फोर्स का जो है रोटेशनल इफेक्ट होता है उसे हम मोमेंट कहते हैं उसका, ठीक है। मोमेंट को हम मेजर करते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, ये तो देखो फॉर्मूला है पूरा, जो डेफिनेशन है ना, ये फॉर्मूले को आपके पेपर में आ रहा है मोमेंट बताओ, तो पहले आप ये लिख दो कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, किसी भी फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं किसी भी फोर्स का। अब वहीं पे आपको उसका फॉर्मूला डिस्क्राइब करना है, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप बोलोगे मोमेंट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस फोर्स का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मोमेंट
मूवमेंट सेंटर ऑफ द फोर्स, जो मूवमेंट सेंटर होगा उस फोर्स का, कि कहाँ से जो है वो मूवमेंट वाली फोर्स लग रही है। ठीक है, तो मूवमेंट का फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब कर लिया, ये ड्राइव हो गया एफ क्रॉस डी। एफ हमारे यहाँ पे फोर्स है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, ऐसा यूनिट क्या होगी मूवमेंट की, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की क्या होती है न्यूटन और डिस्टेंस की हो गई मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट इज न्यूटन मीटर, ये हो गया। चलो अब सबसे मेन बात, अब सब गौर करेंगे यहाँ पर। सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो हमारी वीडियोज़ होंगी वहाँ पर हम डायरेक्शन, जो भी अगर हमारा कोई, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, अगर ये यूं घूम रहा है इस तरीके, यूं घूम रहा है मतलब कि यूं चक्कर मार रहा है, ऐसे ऐसे यूं यूं चक्कर मार रहा है, इस तरीके से चक्कर मार रहा है, ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यूं चक्कर मार रहा है। अगर ये ऐसे यूं चक्कर मार रहा है मतलब क्लॉकवाइज चक्कर मार रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे सुई की घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई, सॉरी मैंने थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया, कि जो घड़ी में जो सुई होती है वो हमारी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज ही तो घूमती है। तो हम जब भी डायरेक्शन हमारी किसी भी फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो हम उसे नेगेटिव एज्यूम करेंगे, उसे हम फोर्स को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, मोमेंट को नेगेटिव लेंगे, ओके। लेकिन वहीं पे अगर एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा घूम रही है ऐसे उल्टा, तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है घूम सकता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ये रखा, मैंने इस पर यूं फोर्स लगाई, एक ऑब्जेक्ट यूं है, मैं इस पर यूं फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ से ये फिक्स है, रोटेटर ही हो रहा है यहाँ से। अगर यूं फोर्स लग रही है तो यूं कैसे घूमेगा, ये यूं ही तो घूमेगा, ऐसे ही तो घूमेगा, ये घूमेगा ना, यूं मोशन करेगा, ये यूं मोशन करेगा, ठीक है। तो अगर ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो माइनस का 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का, और ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ओके। अब मान लो मेरा ये है, एक और है, और ये रहा हमारा रोटेटरी पॉइंट। अगर मैं इसमें ना ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर से, ये लो, अब ये कैसे घूमेगा, अब ये ऐसे घूमेगा, अब ये ऐसे घूमेगा ना, कि मैं इसमें नीचे की साइड धड़ाम से, मान लो कोई पेन है, पेन को मैं ऐसे ऊपर से झटके से लगा रहा हूँ तो नीचे की साइड तो घूमेगा, ऐसे ही करके यूँ घूमेगा ना, तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। अब वही सेम ऑब्जेक्ट है, बीच में इसका रोटेटरी पॉइंट कर दिया मैंने ए, अब मैं यूँ लगा रहा हूँ फिर से ऊपर से, फिर भी ये, फिर क्या घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा जो कि नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर इसका डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आएगा। इस बार पूरा डिस्टेंस नहीं आएगा इसका, इस बार सिर्फ आधा डिस्टेंस आएगा, पहले डी आ रहा था ना, इस बार d/2 आएगा, ठीक है, समझ गए। चलो अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन एक्स एक्सिस कैसे लेना है हमें, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन एक्स एक्सिस, तो हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, वाई से लेंगे। अब वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस में है, वाई एक्सिस में है, तो डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, एक्स एक्सिस से। समझो इस बात को, देखो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कहाँ है, अब इन सारी फोर्स का डायरेक्शन देखो कहाँ पर है, कहाँ पर है, समझ रहे हो, वाई एक्सिस में तो है ना, ये फोर्स यूँ लग रही है परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस में है, तो इनका डायरेक्ट ये फोर्स, समझो, समझ नहीं आ रहा ना, समझो, ये कोई भी लकड़ी है, फिक्स पॉइंट है, ये फोर्स लग रही है ऐसे, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है कि नहीं है। जब भी डायरेक्शन फोर्स वाई एक्सिस में होगी ना, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से लेंगे, एक्स एक्सिस ये रहा, हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स है, वर्टिकल वाई है, तो डिस्टेंस हम क्या ले रहे थे, ये ले रहे थे। लेट्स सपोज एक ब्लॉक यूँ आ गया हमारे पास ऐसा, अब फोर्स यूँ लग रही है, इस पर यूँ फोर्स लग रही है और ये यहाँ से रुक रखा है, तो अब ये यूँ घूमेगा ना क्लॉकवाइज। तो अब वो चीज़ समझो आप कि अब इसमें फोर्स एक्स एक्सिस के अंदर लग रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है, एक्स एक्सिस के अंदर है, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, वाई से लेंगे। तो अब जो डिस्टेंस हो जाएगा ना हमारा, वो ये वाला हो जाएगा। मैं काफ़ी डीप में जाके बता रहा हूँ, मतलब इतनी नीट नहीं होती बताने का, अगर आप जैसे बच्चे हैं मतलब, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं काफ़ी
डीप बता, ठीक है। अब कुछ केसेस और आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये फिर से ब्लॉक आ गया एक, ये ए इसका फिक्स पॉइंट है, मैं इस ए पे यूँ फोर्स लगाई तो इसका मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, इसका मूवमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि रोटेटरी पॉइंट से थोड़ी घूमेगा। मान लो ये कोई वो है, डंडा है, और ये डंडा को आपने हाथ से पकड़ रखा है और यहाँ पर आपके फोर्स लगा रहे हैं जहाँ से आपने पकड़ रखा है, तो घूमेगा थोड़ी। अब मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तब भी इसका मूवमेंट 0 है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तब भी इसका मूवमेंट 0 है, ठीक है। हमें जो है रोटेटरी जो उसका पॉइंट है वहाँ पर फोर्स नहीं लगानी है, ठीक है। समझ गए? आई होप आपको, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ मैंने ज़्यादा आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के हिसाब से। इतना मेरे को मोमेंट का एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, ठीक है। आई होप आपको वैसे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे ये IPO की वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो यार शर्मा किस बात के ले रहे हो, कमेंट करो यार, प्रेज़ करो, ठीक है। ऐसी वीडियो लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी IPO के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेरिग्नन्स थ्योरम, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपना क्या, वेरिग्नन थ्योरम। तो ये IPO के अकॉर्डिंग, मतलब इससे क्वेश्चन आते रहते हैं यार, इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं तो इम्पोर्टेंट है। वैसे डेफिनेशन थोड़ी समझने में आपको दिक्कत आएगी पर आप जो है इसे याद कर लेना, मेन तो कॉन्सेप्ट होता है भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है समझो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ अ सिस्टम of coplanar forces about any point in the plane is equal to the moment of the resultant force of the system about the same point. समझ गए? नहीं समझे? चलो भाई समझाता हूँ भाई। मोमेंट वाली जैसी वीडियो गई थी ना, मेरे को लग रहा है कहीं इसमें भी बीस्ट मोड ओपन ना हो जाए दोबारा मोमेंट में, जैसे मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ा। यार मेरे को ना थोड़ा डाउट आता है यार समझाते वक्त कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार ये टॉपिक जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि यार वो ट्रस्ट पे है ना, क्योंकि वो भी सोच के आए कि यार सीख के ही जाएंगे हम भी। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा जो है ना ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ टीचिंग को, मतलब टीचिंग करते वक्त। वैसे मैं आपको बताऊँ मेरे को कितने साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मैं अपने चैनल पर वीडियोस वगैरह मैं कब से घेर रहा हूँ, मैं घेर रहा हूँ 2020 से शायद मैं पढ़ाई की वीडियोस डाल रहा हूँ अपने चैनल पर। सोचो मेरे को अब 6 साल का एक्सपीरियंस होने जा रहा है पढ़ाने का। तो यार थोड़ा तो इसलिए मैं थोड़ा बह जाता हूँ भावनाओं में, समझा करो यार, ठीक है। तो डेफिनेशन समझाता हूँ मैं आपको, मैं थोड़ी थोड़ी बातें भी करता रहता हूँ यार बीच में, बोर ना हो जाओ यार आप लोग, ठीक है। समझा करो मेरी बातों को भी। तो वेरिग्नन थ्योरम क्या है पहले समझो। वेरिग्नन थ्योरम क्या कहती है? वेरिग्नन थ्योरम हमारी ये कहती है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है ना हमारा सभी मोमेंट्स का और मोमेंट्स ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस का किसी पॉइंट के अबाउट किसी प्लेन में, वो किसके इक्वल होता है? एल्जेब्रिक पहले सम के लिए आप ये लगा लो, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस किसी पॉइंट ओ पर मान लो कि वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये हमसे ये कह रहा है, मान लो एक के आपके पास स्टिक है, ये इसका वो है रोटेटरी फिक्स पॉइंट, एक फोर्स यूँ लग रही है, एक फोर्स यूँ लग रही है, एक फोर्स यूँ लग रही है, इसमें बहुत सारी फोर्स लग रही है। तो हमसे ये चीज़ क्या कह रहा है कि जो हमारा समेशन है सभी मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का किसी पॉइंट ए पर, वो किसके इक्वल होगा? वो जो है हमारा रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट के जो है इक्वल होगा, ठीक है, समझे। मान लो ये सारी ये एक स्टिक थी, लेट्स सपोज ये एक स्टिक थी, ठीक है। इस पे ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है, ठीक। अगर मैं इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालूं तो वो रिजल्टेंट किस तरीके से आएगा कि वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से एक रिजल्टेंट लगेगा।
तो वही चीज़ हमें ये चीज़ समझा रहा है कि जो समेशन है समेशन है क्या मूवमेंट्स का, सभी मूवमेंट्स का, इसके थ्रू जो मूवमेंट आ रहा है, इसके थ्रू जो मूवमेंट आ रहा है, इसके थ्रू जो मूवमेंट आ रहा है, उन सभी मूवमेंट्स का जो समेशन है वो किसके इक्वल होगा, वो उस रिजल्टेंट फोर्स के मूवमेंट के इक्वल होगा। बस छोटी सी बात ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन भी होंगे, आई होप बहुत क्वेश्चन है शायद इस पर, हमें बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, मतलब यार बहुत ज़्यादा। चलो करते हैं प्रैक्टिस, डरना नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो छोड़ नहीं सकते हम इसे बिल्कुल भी। शायद वीडियो 20-25 मिनट की हो जाए, पर कोई नहीं, हम पूरा अच्छे से करने वाले हैं कवर, ठीक है। तो आई होप आपको ना समझ आ गया होगा कि वेरिग्नन थ्योरम है क्या, ठीक है। कि एक बार यार फिर से बस एक बार समझाने दो कि वेरिग्नन थ्योरम है क्या। कि कोई भी एक लकड़ी का, आपको मान लो ये रॉड है, इस पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, इन सभी फोर्सेस की वजह से जो भी मूवमेंट आ रहा है उनका समेशन इक्वल होगा किसके, कि इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसके मूवमेंट के इक्वल, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब नहीं समझ आया ना जिनको, अब अभी भी जिनको नहीं समझ आया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो देखो यहाँ पर फिर से एक, हाँ जी। तो मैंने आपको बताया था कि ये रॉड है एक, ये देखो 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 देखो, ये इसका रोटेटरी पॉइंट है, ठीक। अब एक फोर्स लग रही है आपकी इस तरीके से वर्टिकल, कितनी, 50 न्यूटन, ठीक। एक लग रही है यहाँ से वर्टिकली 75 न्यूटन, ठीक है जी। ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर लग रही है, ये लग रही है 3 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से, और ये जो फोर्स है वो टोटली कितनी हो गई फिर, 5 मीटर के डिस्टेंस पर हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि इन फोर्सेस की वजह से ए पॉइंट पर कितना मूवमेंट आ रहा है, ये कितना घूमेगा, कि ये ए पॉइंट से जो है कितना घूमेगा, कितना मूवमेंट आ रहा है इसका ए पॉइंट पर इन सभी फोर्सेस की वजह से। तो पहले देखो, ये देखो, ये जो रॉड थी ये फोर्स है कितनी, 50 न्यूटन। मैंने आपको बताया कि डाउनवर्ड लग रही है वाई डायरेक्शन में। तो पहले तो हम इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से लेंगे। अरे घूमेगी किस तरीके से, ये यूँ घूमेगी ना, ऐसे ऐसे करके, मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेते थे, नेगेटिव, तो पहले लगा दिया एक नेगेटिव साइन, आ गया नेगेटिव साइन। उसके बाद हमारा क्या आता था, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 50 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, 2 मीटर, ठीक है। चलो हो गया ये। अब फिर से आ जाओ, अब ये फोर्स लग रही है इस तरीके से, अब ये कैसे घुमाएगी, इसे इस तरीके से घुमाएगी, कैसे, एंटी एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है जी, पॉजिटिव साइन। फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है जी। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक। सॉरी ये गलती से 3 लिख दिया, यहाँ पर हमारा जो है 5 आएगा। हमें कहाँ से लेना है, अपन इस पॉइंट से लेना है डिस्टेंस, ठीक है। यार आपको ना मेरे नोट्स के अंदर छोटी मोटी ऐसी गलतियाँ मिलने वाली हैं यार, ठीक है, तो इग्नोर करना है ना। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, मैं देखता हूँ कि मैंने 3 के हिसाब से कैलकुलेट ना करा हो। ये कितना हो गया 100, और 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 टू 35 37 375, हाँ तो इसका 275 आंसर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा गलती हो गई थी, ठीक। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर ही मोमेंट अपना वेरिंगटन थ्योरम पे वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा वर्कआउट, ठीक। बहुत देर से वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए, इस चक्कर में थोड़ा थक गया हूँ, है ना। अब देखो, फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस। यार मोमेंट से रिलेटेड आप पूछ लिया, टोटल मोमेंट निकालो, टोटल मोमेंट मतलब निकालो जो भी जितने भी फोर्सेस लग रही है ना, ये
इन सभी फोर्सेस की वजह से जो भी इस बॉडी पर जो मोमेंट आ रहा है, समेशन ऑफ मोमेंट निकालो ए पॉइंट पर, ऑल फोर्सेस की वजह से ए पॉइंट पर जो मोमेंट आ रहा है हमें वो निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, ए है। जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से रोटेट करेगा, हम इसे लेके चल रहे हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा ये है अजीब टाइप का, एल टाइप का। ठीक है, कर लो बाबू, ये एल पढ़ लो वरना आपके एल लग जाएंगे फिर एग्जाम में वरना। ठीक है, अब समेशन निकालना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। एम एफ ए निकालना शुरू करेंगे एक एक फोर्स के जैसे। पहले देखो यहाँ पर, ठीक, ये अपना ब्लॉक है, ठीक, इस पे एक फोर्स लग रही है इस तरीके से 25 किलो न्यूटन। तो मैं इसको आगे एक्सटेंड कर लूँ, कर लिया। अब ये कितने डिग्री एंगल पे बन रही है, पहले वो चीज़ देखो। ये हमारी बन रही है 30 डिग्री, हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका एक 30 डिग्री का कॉस का कॉम्पोनेंट, सॉरी थोड़ा गलती हो गई थी, थोड़ा इशू हो गया था कुछ। तो मैंने बताया कि इसका हम कंपोनेंट लिखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका एक cos 30 का कंपोनेंट आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा sin 30 का। ठीक, अब एक फोर्स 30 किलो न्यूटन की ऐसे लग रही थी, एक 50 किलो न्यूटन की ऐसे लग रही थी, और एक ना 100 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही थी हमारी 60 डिग्री के एंगल पर। तो ये इसका एक्स एक्सिस वाली आ गई, ये इसकी साइन में आ गई। ठीक, अब सारे हमने फोर्सेस को तोड़ लिया, ब्रेक डाउन कर दिया सबका। अब आप बोलोगे ना कि ये वाली फोर्स क्यों नहीं काउंट करी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इस पॉइंट से जो ऐसी फोर्स लग रही है भाई, वो फोर्सेस ज़ीरो मानी जाएगी, ये फोर्सेस भी ज़ीरो ही काउंट होने वाली है। ठीक है, तो चलो अब ठीक है, अब फोर्सेस निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले फोर्स आ गई ये वाली 25 cos 45। ठीक है, ये आ गई, हाँ, ये 25 cos 30 डिग्री वाली फोर्स। तो ये कितनी दूरी पर लग रही है, पहले आप ये चीज़ चेक करो। ये लग रही है 1.5 मीटर दूर पर। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई कैट 25 cos 30। ठीक है, हो गया। और ये घुमाएगी कैसे इसे, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन भी आ जाएगा एक। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे कॉस आएगा। ठीक, नेक्स्ट फोर्स है हमारी 30 न्यूटन, ये भी फिर से क्लॉकवाइज घुमाएगी इसे, तो फिर से नेगेटिव 30, और डिस्टेंस कितना हो गया 1.5, और 1 कितना हो गया 2.5। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2.5, एफ क्रॉस डी कर रहे हैं ना हम, 2.5। अगली फोर्स देखते हैं। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, ये वाली फोर्स लग रही थी वाई डायरेक्शन के अंदर, अब ये वाली फोर्स आ गई किसके अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर। किसमें, एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे ये वाला। जब एक्स में लगेगी तो हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें 2 मीटर दे रखा है। अब आप एक बात बताओ, तो ये फोर्स लग रही है वो इस तरीके से लग रही है, ये ब्लॉक है, ये इस तरीके से फोर्स लग रही है, तो इसे किस तरीके से घुमाएगी, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज घुमाएगी। ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे यूँ घुमाएगी, तो नेगेटिव साइन आ गया एक। ठीक है, और डिस्टेंस 2 हो गया। अब हमारे पास ये एक ये वाली फोर्स रह गई, बस ये वाली रह गई ना। अब ये किस तरीके से घुमाएगी, ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो पॉजिटिव आ गया, ये फोर्स आ गई। और इसका जो डिस्टेंस है, अब ये तो परपेंडिकुलर लग रही है ना, तो इसका डिस्टेंस तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। तो वो कितना हो गया, 1 1 1 2 3, तो 3.5, यहाँ पर 3.5 आ गया। तो हमने समेशन निकाल लिया सभी फोर्सेस का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज तो मैं भी देख के थोड़ा हैरान हो गया, बड़े क्वेश्चन आ गए यार, मतलब वेरिएगनेंस से आते हैं भाई, ये चीज़ आप समझो कि वेरिएगनेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो और आसान टॉपिक भी कितना है। ठीक।
ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। एक बार है, वो क्या फोर्स, उस पर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन ए पर डाउनवर्ड, और ये ऐसे ऐसे इसलिए दे रखा है कि इस तरीके से मैं लिख नहीं रहा, ये समझा रहा हूँ। ए पर ऐसे फोर्स लग रही है और एक बी पर ऐसे फोर्स लग रही है और सी पर एक ऐसे फोर्स लग रही है, ठीक है जी। और ये ब्लॉक है, ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये टोटल आपका हो गया 14 मीटर हो गया, ये चीज़ गिवन है। ये भी हमारा 6 है, ये सब हमें दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया है, कंप्यूट द रिजल्टेंट फोर्स। ओके जी, हमसे रिजल्टेंट फोर्स पूछी है, तो अब आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होती है। अब आपको मालूम है ना, आपका जो इन सभी फोर्सेस की वजह से जो भी मूवमेंट आ रहा होगा वो आपका रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा, उनके मूवमेंट के बराबर, ठीक है। तो पहले तो हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। समय पहले एज वी नो दिस ऑल फोर्सेस आर पैरेलल, ये सारी फोर्सेस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स की डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो वो ज़ीरो हो गई। हमें जो डील करना है वो किनके साथ करना है, वाई फोर्सेस के साथ, जो वाई डायरेक्शन में है। तो कौन कौन सी फोर्स हो गई, पहले ये फोर्स हो गई 30 अप साइड में है तो पॉजिटिव, 40 नीचे की साइड में है तो नेगेटिव, 20 नीचे की साइड में है तो नेगेटिव, माइनस का 30। अब आप इसे एक पॉइंट पे कंसिडर करो कि एक यूँ फोर्स लग रही है, एक और फोर्स यूँ लग रही है, एक यूँ लग रही है, ठीक। हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले से पिछले लेक्चरों में, क्या था, रिजल्टेंट समेशन एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम समेशन करेंगे तो हमारे पास तो सिर्फ 30 है ना, माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर ही तो आएगा, तो इसका रूट कटेगा हाफ से, तो 30 आ गई हमारी रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट इज एक्ट कर, तो हमें क्या पता लग गया कि रिजल्टेंट जो है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, वर्टिकल एक्ट कर रहा है, वो भी कहाँ, डाउनवर्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, तो हमें वेरिगनन थ्योरम लगानी है। अब हमें पता लग गया ना कि हमारा जो ये ब्लॉक है, ये यहाँ पर एक फोर्स ही एक्ट कर रही है, वो भी कितने न्यूटन की, 30 न्यूटन की, ठीक है। 30 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, ओके। तो अब इस फोर्स को निकालने के लिए अब हमें ये देखो, अब हमें पता लग गया ना रिजल्टेंट फोर्स तो हमारी 13 है। अब हमें अगर मोमेंट निकालने के लिए हमें पता है कैसे निकाला जाया करता था कि जो भी इन फोर्सेस की वजह से जो भी आपका वो आ रहा होगा, इन फोर्सेस की वजह से आपका जो भी, अब हमें देखो मेनली मैं आपको समझाता हूँ, हमें इसमें लोकेट करना है इसकी पोजीशन कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो लग कहाँ रही होगी। अब मैंने देखो जब यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये बनाया था, मैंने ये बना के ऐसे मैंने दिखाया था कि रिजल्टेंट फोर्स यूँ लग रही है, तो मैंने डिस्टेंस नहीं बताया था ना, और डिस्टेंस एक्स मान रखा है क्योंकि मैंने अभी, मेरे को पता ही नहीं है खुद को, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है आर एक्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मल्टीप्लाई इससे। तो हमें ये चीज़ तो पता है ना, ये चीज़ तो हम निकाल सकते हैं ना, हमें ये चीज़ तो आती है ना निकालनी। कैसे निकलेगी ये फोर्स, ये चीज़ कि मोमेंट जो भी सभी फोर्सेस के जैसे जो मोमेंट लग रहा है हमें वही तो निकालना है बस। तो कैसे निकालेंगे, जो पहली फोर्स है वो 30 न्यूटन है अपवर्ड, तो ये से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, वो भी 6 मीटर के डिस्टेंस पे, तो 30 इंटू 6। अगली फोर्स है 40, ये से क्लॉकवाइज घुमा रही होगी और वो कितने डिस्टेंस पर, 14 पर, तो क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, 40 इंटू में 14। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे भाई ए वाली फोर्स की काउंट नहीं करी, और कुछ जो समझदार है जिन्होंने पिछले लेक्चर अटेंड करे हैं वो बोलेंगे कि ए पर जो फोर्स लग रही है वो तो ज़ीरो हो गई ना, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट पर लग रही है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 380, ठीक है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह 380 लिख देना है, और आर हमें पता है 30 आया है निकल के, और ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12.66, कैलसी से आप निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस हमारा आ गया, ठीक है। अब चलो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बस आखिरी क्वेश्चन है हमारे लेक्चर का,
उसके बाद हमारा वेरिंगटन थ्योरम ख़त्म। वैसे इसके अगला जो लेक्चर है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, जनरल फोर्सेस वाला, वो भी बड़ा लेक्चर है और उसके अंदर भी आपका वेरिंगटन थ्योरम यूज़ ही होना है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई ये वेरिंगटन थ्योरम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब हमसे तो बस इसमें कुछ नहीं पूछा, आसान सा है, हमसे बोल रहा है बस रिजल्टेंट फोर्स जो है निकाल दो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा रिजल्टेंट फोर्स, निकालना आसान है। मान लो ये वाला पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, एक 200 न्यूटन नीचे, 500 न्यूटन प्लस, ये प्लस में, ये प्लस में, ये नेगेटिव में, इन सबको ऐड माइनस करोगे तो आपका जो है 300 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव का, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी जो है ये जो सेम ब्लॉक है उसमें जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है आपकी 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है। मान लो ए पॉइंट है, अब पर हमें ये नहीं पता अभी डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं पता अभी हमें, वो हमें फाइंड करना है। अब ये भी मेरे को लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस ही फाइंड करना है इसमें भी। अब फिर से वही चीज़, ए पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, 500 न्यूटन फोर्स के से कितना मूवमेंट आ रहा है, ये पहले तो 3 मीटर दूर है, इसकी वजह से हो गया। और ये घुमा कैसे रहा है इसे, ये इसे ऐसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। अगली फोर्स है 350 न्यूटन, ये इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो नेगेटिव, ठीक। फिर एक और फोर्स है 150 न्यूटन, ये कैसे घुमा रहा है इसे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। अब ये कैसे घुमा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये भी पॉजिटिव। इन सब की वजह से आपकी फोर्स आ गई है 2777 न्यूटन मीटर आ गई आपकी फोर्स, ठीक है। अब आपको सिंपली बस वेरिंगटन लॉ लगाना है और आपको पता है इसकी वैल्यू आपकी आ गई है, ये आ गई है, ये किसकी इक्वल है 2775। आर की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी 300 इंटू में एक्स, और यहाँ पे 275 कटिंग शटिंग करेंगे तो 9.25 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको जो है वेरिंगटन थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी और मैंने पूरा टाइम लेकर आपको जो है ये मोमेंट वाला पार्ट जो है समझाया है और ये वेरिंगटन वाला पार्ट जो है पूरा अच्छे से क्लियर करा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल फोर्सेस सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आईपीयू के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, आप सभी का आईपीयू स्टेम में बहुत बहुत स्वागत है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज़ अब तक तो बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू हो रखी है, मैं मानता हूँ बीच में थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई थी यार, आप ना बीच बीच में मेरे को बोलने दिया करो यार, मेरा मन करता है आप सभी से बात करने का बीच बीच के अंदर, तो इसलिए मैं बात करता रहता हूँ, कुछ कुछ मन लगता रहता है अकेले रहते हैं, तो ठीक है। तो जनरल फोर्स सिस्टम या फिर हमारा जो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो अगर आप भूल गए होगे तो मैं समझाता हूँ आपको। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना अपना नॉन फोर्स कॉन्करेंट सिस्टम, ये रहा देखो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, जहाँ पर जो है व्हेन ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू डिफरेंट पॉइंट, जब हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट पॉइंट से पास करती हैं, उस फोर्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो ये वही है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कह लो या फिर जनरल फोर्स सिस्टम इसे आप कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपना हम जनरल फोर्स सिस्टम पर, तो चलिए देखते हैं। तो जनरल फोर्स सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होती हैं, मतलब फोर्स जो है कहीं भी इधर उधर भाग रही होती है टेढ़ी मेढ़ी, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, पर क्वेश्चंस में आपको समझा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है इससे आ सकते हैं। वैसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें फोर्स कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी है तो समझ जाओ भाई वो जनरल फोर्स सिस्टम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम, इस वही है बस रिजल्टेंट पूछेगा, इसमें रिजल्टेंट कैसे निकलना है फोर्स सिस्टम का। फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ओ ए बी सी एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स सिस्टम एक्ट कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम ओ, इसमें ना आपको रिजल्टेंट निकालने के और रिजल्टेंट किस डिस्टेंस पर है वो एक्स डिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे इन क्वेश्चनों के अंदर हमें एक्स निकालना होता था, ये तो बड़ा आसान होते थे यार, इसमें पैरेलल फोर्स होती थी और हमें आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती थी,
आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आर हमारा यूँ प्लस माइनस करके निकल जाता था। इनके अंदर कुछ नहीं होता, इनके अंदर हमें बस वही प्रीवियस फार्मूला जो हमने सीखा था, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन मोर वाला हमें फार्मूला लगाना होता है, उससे हमारे आ जाते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, जल्दी हो जाएगा। देखो, एक OABC हमारे पास एक ब्लॉक है, एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की यूँ, एक 20 न्यूटन की ऐसे लग रही है, एक 20 न्यूटन की ऐसे लग रही है, ठीक है, और एक 10 किलो न्यूटन की ऐसे फोर्स लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, और बीच में ना इस पॉइंट पर जो है 40 किलो न्यूटन का आपको मोमेंट भी दे रखा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका भी बताऊंगा आगे क्या काम है, ठीक है। तो और जो ये वाली फोर्स दी है ना, ये 90 डिग्री एंगल पर बन रही है, ये 90 डिग्री एंगल पर बन रही है, ये भी दे रखा है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं। पहले हम क्या नहीं करेंगे, हमें जो नॉर्मल फोर्स दे रखी है एक्स और वाई डायरेक्शन में, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन जो मतलब है हमें 20 किलो न्यूटन वाली से है, क्योंकि हमें जो है एंगल फाइंड करना है कि किस एंगल पर जो है कौन सी फोर्स आ रही है। तो हम जो है एंगल को डिवाइड कर लेते हैं पहले, θ1 में यहाँ वाला θ1 ले लेते हैं, और यहाँ वाला जो है θ2 ले लेते हैं। और आप जानते हो θ1 प्लस θ2 कितना है आपका, 90 डिग्री है, इतना आपको पता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि एक लाइन आपकी यूँ जा रही है, एक ये आपका फोर्स है ना, इसका रिजल्टेंट, एक तो 20 कॉस यहाँ जा रहा है आपका, क्या जा रहा है यहाँ, θ2 सॉरी, ये जैसे ये θ2 आपका ये है ना, ये वाला, और यही लाइन है, सेम ये लाइन है, तो यही आपका एंगल ये हो जाएगा, समझ रहे। जैसे ये मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। ये देखो, यहाँ होगा, ये रहा, अच्छे से समझाता हूँ, बिल्कुल अच्छे से। ये आपकी क्या थी, फोर्स लग रही थी 20 किलो न्यूटन की, ये रही, और एक फोर्स आपकी ये लग रही इस साइड, ये आपका रिजल्टेंट, आप ये सॉरी फोर्स आपकी यूँ लग रही थी, ठीक। कंपोनेंट तोड़ दिया, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक। अब जो ये फोर्स है ये इससे 90 डिग्री पर है, हाँ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये यहाँ पर है, आगे समझ, ठीक। ये चीज़ देखो, आपने ये θ1 में तोड़ लिया इसे यहाँ पे, सॉरी, अब समझना अच्छे से कि यहाँ पर हमने ये θ1 में क्या कर लिया, इसे तोड़ लिया। मैं आपको यार समझ आना चाहिए, पर मैं थोड़ा इजी वे में समझाना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो टफ आते हैं, जनरल फोर्स सिस्टम के थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए आपको सब कुछ समझाने के लिए आसान तरीके से नोट्स बनाए हैं। देखो यहाँ पे मुझे वैसे खचर पचर हो गया, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपली आपका एक फोर्स यूँ लग रही है, एक मैं अपना क्या चाहता हूँ कि मैं आपको इतने आसान तरीके से जितना समझा सकूँ उतना समझा पाऊँ, ठीक है। अब मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे मैंने इस थीटा को θ1 मान लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। तो मैं θ1 को अगर मैं देखूँ, θ1 के सामने कौन सी साइड है, कौन सी है बताओ, परपेंडिकुलर है। तो मैंने परपेंडिकुलर ले ली θ1 निकालने के लिए, tan इनवर्स में परपेंडिकुलर क्या आ गई, 3 आ गई, और बेस में क्या आ गई, 4 आ गई। अब आप सब पूरी दुनिया में जनहित जारी है कि tan इनवर्स 3/4 क्या होता है, 36 डिग्री होता है। तो हमें इतना तो पता लग गया कि भाई ये एंगल 36 डिग्री है। और जो स्टार्टिंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको, क्या कि θ1 प्लस में θ2 क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से θ2 की वैल्यू क्या आ गई, 53 डिग्री आ गई ना, आ गई कि नहीं आ गई। अब आप ये समझो कि आपकी ये वैल्यू 53 आ गई। जैसे ये एंगल आपको याद है, ये वाली चीज़ बचपन में आपने पढ़ी थी, ये सॉरी ये कि जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है। तो उस तरीके से ये यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही बन रहा है कि ये एंगल अब आपका क्या आ गया, 53 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या हो गया, 53 डिग्री। बस इतना ही है, ये आपका 53 आ गया तो ये भी 53 हो गया। सिंपली आपने ये 20 cos 53 में तोड़ लिया, इसे 20 sin 53 डिग्री में तोड़ लिया। अब कुछ नहीं करना, रिजल्टेंट निकालना है।
तो पहले ये समेशन ऑफ एफ एक्स के सारे इतने निकाल लो, समेशन ऑफ एफ वाई निकाल लो। एफ एक्स के निकालोगे तो एक -20 आ गया इस साइड, एक 20 cos 53 आ गया, यहाँ से आपका 8 किलो न्यूटन आ गया, यहाँ से आपका 6 किलो न्यूटन माइनस का, या फिर नीचे की डायरेक्शन में 6 किलो न्यूटन। ओके, अब रिजल्टेंट निकालना है। अब आपको पता है 8 8 से 64, 6 6 से 36, रिजल्टेंट आपका आ गया 10। ठीक, 10 किलो न्यूटन आ गया। अब थीटा निकालना और भी आसान है। थीटा कैसे निकलेगा कि जो आपका एफ वाई वाली फोर्स है, tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, तो वो कितना होगा 6/8। तो ये 30 डिग्री एंगल आ गया, 30.869 आपका एंगल आ गया। ठीक, अब आपको आपका ये सब आ गया। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या निकालना है, अब आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ गई, एंगल आ गया। अब आपको ये भी तो पता करना है कि जो वो फोर्स लग रही है तो वो कितनी दूर लग रही है आपकी जो मेन पॉइंट है। तो हम कहाँ से ले रहे हैं, ओ को कंसीडर करके चल रहे हैं, इस पॉइंट को कंसीडर करके चल रहे हैं, ओ को, ये रहा। तो ऊपर हम सभी फोर्सेस के जैसे मोमेंट निकाल लेंगे। तो पहली फोर्स के जैसे ये आ गया, जब सारा आप मोमेंट निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ गया 20 किलो न्यूटन मीटर के। ठीक, अब वेरिंगटन लॉ लगा दो, इसकी वैल्यू आपको पता है 20 आई है, आर की वैल्यू आपने अभी फाइंड कर ली 10 है, 10 से ये कटा 2, तो डिस्टेंस क्या आ गया 2 मीटर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में ट्रिकी था, एंगल वगैरह अगर आपको अच्छे से क्लियर हैं तो ठीक है। अब कुछ बातें लिखी हैं वो पढ़ लो। नाउ वी फाइंड ऑल दोज थिंग वी नीड, हमने अब सारी चीज़ें निकाली जो हमें चाहिए थी फाइनली। ये है बस, अब हमें लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है कि लोकेशन क्या है फोर्स की। ये बॉक्स था ना, वो था ये। तो अब फोर्स हमने निकाल तो ली, ठीक है, फोर्स हमारी क्या आई है, पॉजिटिव आई है और 2 मीटर के डिस्टेंस पर आई है। लेकिन हमारी फोर्स क्या है, एज वी नो, हमारी जो एफ एक्स है, हमारा एक्स डायरेक्शन, हमारी जो एफ एक्स वाली फोर्स आई थी वो कहाँ आई थी, इस डायरेक्शन में आई थी कि नहीं आई थी, आई थी नेगेटिव में, और एफ वाई वाली नीचे की साइड आई थी। तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होनी चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इतना तो हमें पता लग गया और एंगल भी पता लग गया। लेकिन अब थर्ड क्वाड्रेंट में वो फोर्स आई किस साइड है, ऐसे आ रही है या फिर ऐसे आ रही है। अब ये चीज़ पता करते हैं। चलो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, ये काफ़ी। थोड़ा देखो अब आप इसे कि इस साइड है या फिर इस साइड है। अब एज्यूम करो, ठीक है, मोमेंट आपको पता चल गया, आपको मोमेंट 20 आया है, वो भी पॉजिटिव में। अब आप एक चीज़ देखो, ये ओ पॉइंट, अगर आपकी फोर्स ऐसे लग रही है, हैं, ये फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये इस बॉक्स को कैसे घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी कि नहीं घुमाएगी। ये फोर्स यूँ लग रही है, यूँ लग रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब याद करो पॉजिटिव मूवमेंट। और वहीं पर ये जो फोर्स है वो यूँ लग रही है नीचे की साइड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये कैसे घुमाएगी इसे, क्लॉकवाइज। जो कि क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज है तो मूवमेंट हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन भाई हमारा मूवमेंट तो क्या आया है, पॉजिटिव। तो हमारी जो फोर्स है वो किस साइड लग रही है, हमारी जो फोर्स है वो इस साइड लग रही है, ठीक है, ना कि इस साइड। ये साइड जो है गलत है, क्योंकि हमारा मूवमेंट जो है क्या आया था, पॉजिटिव आया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत टाइम लिया है, मैंने पहले ही बताया था कि वेरिएशन, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं आगे के वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। ऐसे इस पे 3 क्वेश्चन है जनरल फोर्सेस पर। मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी और 1 क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क दे दूंगा, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा पैरेलल फोर्सेस का आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर भी 2 सेकेंड। हाँ, तो सॉरी गाइस, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा कपल का है, ये वाला इस टॉपिक का नहीं है। जो जनरल फोर्सेस का है वो आगे है वाला क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन, ये रहा। ये थोड़ा आपको नोट्स में भी मिसमैनेजमेंट मिलेगा तो आपको, लेकिन मैं वीडियो में बता रहा हूँ तो आप उस तरीके से ही पढ़ना, ठीक है।
तो अब नो होमवर्क, तो आप अभी पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस करो। ये वाला क्वेश्चन चलो मैं आपको टाइम देता हूँ करने के लिए सॉल्व। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन पूरा। ठीक है, मैं 10 तक काउंट करता हूँ, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप तब तक सॉल्व करो इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने ट्राई करा होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 फोर्सेज हैं, 1 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन और 2.5 किलो न्यूटन एक्ट कर रही हैं, एक्ट ऑन द वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल पर 6 मीटर जो हाइट है जिसकी। हमें वही निकालना है, सब वही चीज़ सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन और उसकी पोजीशन मतलब एक्स। ठीक है, एक्स बहुत जल्दी जल्दी याद दिलाते रहते हैं, भूलने नहीं देंगे भाई ये। ठीक है, फोर्स देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रही है। एक फोर्स लग रही है यूँ 2.5 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है यूँ और एक लग रही है यूँ। अब जल्दी जल्दी करते हैं यार, हमने वो क्वेश्चन कर लिया है। पहले समेशन निकालो एफ एक्स वाली फोर्सेस का। एफ एक्स में कौन सी आ गई, पहले माइनस की 1 किलो न्यूटन आ गई। अब ये चीज़ देखो, ये हमें दे रखी 30 डिग्री के एंगल पे ये, तो ये आ गई 3 cos 30, हॉरिजॉन्टल में cos कंपोनेंट आ गया। एफ एक्स हमें निकाल ली, इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर एफ एक्स हमारी फोर्स आ गई। एफ वाई निकाल ली, अब वो नीचे की डायरेक्शन में आ गई, तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। अब हमें जो है अपना जो है जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके क्वाड्रेंट भी पता लग गया है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, और हमारी एफ एक्स की वैल्यू भी हमें पता लग गई है, एफ वाई की वैल्यू भी पता लग गई है, उनकी डायरेक्शंस भी पता लग गई हैं। तो अब हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे आर वाला। अब आप पता है मैंने ये चीज़ वहाँ पहले टाइम क्यों लिया था उन चीज़ों को समझाने में। मेथड ऑफ रेजोल्यूशन हो गया आपका, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, मैंने कहा था मेथड ऑफ रेजोल्यूशन तो हर जगह काम आ रहा है, देखो हर जगह काम आ रहा है ये वाला। अब वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से आपका रिजल्टेंट कितना आ गया 5.38 किलो न्यूटन। अब वही सेम, अब इस पे जहाँ जहाँ भी फोर्स एक्ट कर रही हैं उन फोर्सेस की वजह से मूवमेंट हम जो है फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने उनकी फोर्सेस की वजह से, पहली फोर्स की वजह से मूवमेंट फाइंड कर लिया, इसकी वजह से तो हमारा जो मूवमेंट आया वो आया 14.838 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब वेरिग्नन लॉ से हमें पता है कि हमारा जो समेशन एम एफ ए होता है वो आर इंटू डी के बराबर होता है। ठीक, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, आर की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, बस हमें डी निकालना है। ठीक, डी की वैल्यूज अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगी 2.75। अब हमें पता लग गया थर्ड क्वाड्रेंट है, तो अब हमारा जो ये शेप है, इस शेप में देखो, अगर शेप को मैं रॉ बना रहा हूँ तो अब आपको पता लग रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये इस साइड आएगा। ठीक, इस साइड क्यों आया, अब इसका भी आपको एक कारण बता देता हूँ। जब फोर्स इस साइड पड़ेगी तो ये कैसे घूमेगा, ये सॉरी, जब इसमें फोर्स ऐसे पड़ेगी, जब इसमें फोर्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें फोर्स इस साइड से पड़ेगी, इस साइड से यूँ फोर्स, तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमारा मूवमेंट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट है तभी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए फोर्स हमारी जो है यू लगेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है IPU सैम में। ठीक है गाइस, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, क्योंकि इस पर हम जो है कंप्लीट करा रहे हैं हमारा सेमेस्टर 2 के सभी सब्जेक्ट। जैसे आप सेमेस्टर 3 में आएंगे, सेमेस्टर 3 के सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, और सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि भाई ये है IPU सैम। यहाँ पर आपकी सारी क्वेरीज देखी जाएंगी और उनके ऊपर काम भी किया जाएगा। यार मैं मानता हूँ, मैंने बोला था कि 10 लेक्चर के अंदर हम जो है अपने फोर्थ सिस्टम को वाइंड अप कर देंगे, लेकिन शायद मेरे को लगता है कि अभी इसमें लेक्चर लग सकते हैं 5 लेक्चर। सॉरी गाइस, मैं भूलना नहीं चाहता था, बिल्कुल रिवील नहीं करना चाहता था, पर शायद 5 से 6 लेक्चर और लग सकते हैं। उस टाइम यार मैं थोड़ा
समझ रहे हैं ना? पता नहीं मैंने क्यों ही बोल दिया कि 10 लेक्चर में हम वाइंड अप कर देंगे इसे। मेरे को लग रहा है शायद ज़्यादा लेक्चर लग सकते हैं। तो वैसे चलिए देखते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है। कपल। कपल वाला कपल नहीं, लड़का लड़की वाला कपल नहीं है भाई, ये अलग टाइप का कपल है। ओके, कपल है क्या? कपल कुछ नहीं है, कपल है एक तरीके का फोर्स। ठीक है, कपल एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, अब चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट। आपको यार मेरे नोट्स में छोटी छोटी गलतियाँ मिलती रहेंगी इस टाइम की। यहाँ पे एंड नहीं आएगा, इक्वल आएगा। जब भी मैं ब्रैकेट लगा के लिख दूँ ना, तो पहली चीज़ को ज़ीरो कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, व्हेन टू equal and opposite parallel forces are acting on a body at some distance apart, then the force form a couple which has tendency to rotate the body। देखो समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, क्या है, पैरेलल हैं और एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पर किसी डिस्टेंस में। ठीक है, देन द फोर्सेस फॉर्म अ कपल। देखो ये कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है। ओके, ये बॉडी है, इस पर ना एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ नाम की। ठीक है, और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड की पैरेलल फोर्स एक्ट करती है इस डायरेक्शन में। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कपल। बस इतना सिंपल है कपल, बस इतना आसान, यही है बस कपल यार। कोई ए डिस्टेंस पर दो सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स क्या कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, तो बस उसे ही हम क्या बोलते हैं, कपल। ये क्या करते हैं, कपल फॉर्म करते हैं। ठीक है, वेयर एफ क्या है, यहाँ पे कपल फोर्स है, और ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच का। ठीक है, अब मेन जो हमें चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है कि किसी भी कपल का मूवमेंट कैसे निकलता है। वो भी बड़ा आसान है क्योंकि हमने सीख रखा है भाई कब मूवमेंट निकालना। क्या होता है मूवमेंट, मूवमेंट होता है जो फोर्स है मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ कपल, एमसी। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। आई होप समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में यार गाइस इतना ही रखते हैं कपल से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है रिजॉल्व कैसे करते हैं एक फोर्स को, किसी भी फोर्स को फोर्स और कपल के अंदर कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थोड़ी छोटी वीडियो थी यार, जल्दी यार, वैसे लेक्चर ज़्यादा हैं लेकिन वीडियो छोटी छोटी है। ठीक है, अब कुछ आएंगे बोलेंगे नहीं अच्छा वेरिकनन और मूवमेंट का क्या कहना है। अरे यार वो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ी वीडियोस बड़ी हो गई इसके अंदर, वरना आगे से नहीं होंगी भाई। ठीक है, चलो आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी आईपीयू के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो। बाय बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, आईपीयू सेम में स्वागत है आपका। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स एंड कपल नाम का आपका जो है ना एक सिलेबस के अंदर टॉपिक है। तो हम इसको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अगर आपने भी देखा होगा ना इससे रिलेटेड वीडियोज़ नहीं मिल रही भाई, आईपीयू सेम पर मिल जाएंगी। अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताओ कि आईपीयू सेम पर जो है सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड वीडियोज़ ही मिलती हैं, ना सिलेबस से ज़्यादा बाहर का ना ज़्यादा अंदर का। जो भी आपका यूनिवर्सिटी पूछती है हम वही पढ़ाते हैं। ठीक, ओके, बहुत ज्ञान हो गया। तो यार अब रिजोल्यूशन, पता है ये ना एक तरीके से कपल की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो ये ना कोई फोर्स, एक कोई वो वो है लक्कड़ का, इस पे ना एक फोर्स लग रही है। ठीक है, मैं ना मेरे अंदर कुछ चुल टाइप की है कि मेरे को ना ये फोर्स ना ये सेम फोर्स यहाँ शिफ्ट करनी है, यहाँ शिफ्ट करनी है। तो वो हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से, कपल की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए कैसे देखते हैं। A given force F applied to a body at any point, पॉइंट क्या लिखा है जी, एट एनी पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए पर लग रही है, कैन बी रिप्लेस्ड, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इक्वल, जो वही चीज़ मैं सेम बता रहा हूँ कि हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे पॉइंट पर उसी बॉडी के। कैन बी रिप्लेस बाय इक्वल फोर्स अप्लाइड एट अनदर पॉइंट बी टुगेदर विद अ कपल, किससे, कपल की हेल्प से, विच विल बी इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल फोर्स, जो कि ओरिजिनल फोर्स के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर ना एक कपल आ जाएगा जिसकी वजह से एक मोमेंट भी आपके पास आ जाएगा कि वो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक, चलो समझते हैं फिर से।
मान लो कोई बॉडी थी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, इस पर एक फोर्स लग रही थी। अब मैंने पता क्या करा, इसी सेम लकड़ी के ऊपर यहाँ तो फोर्स लगी रही थी, मैंने ना एक फोर्स यूँ भी लगा दी। ओ ठीक है, मैंने फोर्स लगा दी, लेकिन भाई अब ये तो इसको बैलेंस भी तो हमें करना पड़ेगा, ये तो बैलेंस नहीं होगा ना ऐसे। फिर इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर एक फोर्स लगा देंगे, एक के ऊपर, बी के ऊपर। तो इससे क्या हो गया, इन दो फोर्सेस की वजह से हमारा जो है कपल फॉर्म हो गया, और हमारी जो फोर्स थी जो ए पर लग रही थी वो अब कहाँ शिफ्ट हो गई, बी पॉइंट पर हो गई, और एक कपल भी आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। आप कहोगे क्लॉकवाइज में क्यों आया, देख लो ना आप खुद, ऐसे और ऐसे, तो ये किस साइड घूम रहे हैं, यूं ही तो घूम रहे हैं ये, तो ये किस में आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट आ गया हमारे पास। ठीक तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड, बढ़िया से प्यारे प्यारे। सो इसी से रिलेटेड एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक क्या, इसके अंदर 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो प्लीज़ गौर से देखना। और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में जो है 190% चांस है कि आ सकता है। ठीक है, क्या है, एक रिजिड बार है जो कि सब्जेक्टेड है एक सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस, जिस पे पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं। ठीक, मान लिया एक बार है। अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, कैसे रिड्यूस करना है, रुक जाओ 2 सेकंड। हाँ, इसे हमें रिड्यूस करना है किस में, सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है, सिंगल फोर्स रिजल्टेंट में। कैसे होगा वो, अब किस सिंगल फोर्स लगे सिर्फ इस पे, सिंगल फोर्स हमने तो पढ़ रखा ही है। कैसे, पहले रिजल्टेंट निकाल लिया, +10, -60, +10, -25 आ गया रिजल्टेंट। कितना आ गया, -65, या फिर 65 फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यार पोजीशन निकालना है ना, वही तो मेन काम है, पोजीशन कैसे निकलेगी, बस ये इतना ही आसान है। हाँ जी, इतना ही आसान है, ये आपने पढ़ रखा है भाई। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ हमने कहाँ करा है ये क्वेश्चन। ये देखो हम करके भी आए हैं इसे, जब हम पैरेलल फोर्सेस पढ़ रहे थे। ये देखो ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है। ठीक है, चलो तो फिर भी करेंगे हम। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स से जो है एक्स डिस्टेंस दूरी पर है ए पॉइंट से। हम क्या निकाल लेंगे, मूवमेंट निकाल लेंगे सभी फोर्सेस से। वो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 4700। अब वही वैलेगनन लॉ लगा करके यहाँ से इसको इसके इक्वल इक्वेट कर देंगे, और एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, अभी तक सब सिंपल था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है सिंगल फोर्स मूवमेंट सिस्टम के अंदर, कि इसके अंदर ना आप कुछ ऐसा करो कि मूवमेंट भी आ जाए, और वो भी आए किस पॉइंट पर मूवमेंट, वो भी ए पॉइंट पर। यार देखो, जो इसका पार्ट 1 था ना वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसकी कोई नीड नहीं थी। हमारे जो मेन जो हमने पढ़ाई करी है, अभी नया जो टॉपिक पढ़ा है वो यहाँ से स्टार्ट है, सेकंड वाले से। ठीक, ओके, तो चलिए यार एक बात बताऊँ कि जो ये वीडियोज़ है ना मैं अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करता हूँ, तो यार आप थोड़ा तो एडजस्ट कर लेना। और जैसे ही हमारा यूट्यूब मोनेटाइज होगा तो हम बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ भी बनाएंगे, मतलब बढ़िया पेंटअप वगैरह ले करके, या फिर जो भी हैं आप जिस पर भी जाते होगे हम उस पर बनाएंगे। अभी थोड़ा हमारा बजट काफ़ी कम है, तो यार प्लीज़ सपोर्ट करें आप हमें, आपके लिए हम काम करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। पर अब क्या करूँ भाई, मैं मेरे पे है ही स्मार्टफोन, तो मैं वीडियो आपको स्मार्टफोन पर ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं बीच बीच में कुछ कुछ बोलता रहता हूँ अपने दिल की बातें। तो अब हमें क्या करना है, इसे सिंगल फोर्स मूवमेंट में कन्वर्ट करना है, कहाँ पर, ए पर। क्या ये चाहता है कि ए पॉइंट के अबाउट ना मूवमेंट आ जाए कोई। ठीक है, तो भाई सिंपल पढ़ के आए हैं हम, क्या था, ये हमारा लकड़ी का ब्लॉक था। ठीक है, ये जो लकड़ी का ब्लॉक था ना, ठीक। अब पहले ये चेक करो ए पर फोर्स कैसे लग रही थी, ए पर ऊपर की साइड 10 न्यूटन लग रही थी। ओके जी, लग रही थी। तो हम क्या करेंगे हम जो है कहाँ से मूवमेंट ले रहे हैं, हम चलो ई पॉइंट से मूवमेंट ले रहे हैं। ठीक है, ई पे जो है 65 फोर्स लग रही है। ओके, मान लिया, चलो सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी।
हमें क्या करना है इन्होंने कहा है अब हमें जो है रिजल्टेंट से जो है निकालना है मूवमेंट। रिजल्टेंट और ए पॉइंट से जो है हमें क्या करना है, इसे रोटेट कराना है रिजल्टेंट की वजह से, क्योंकि अब हमने सारी फोर्सेस हटा दी है ना, तो अब हम जो है रिजल्टेंट और पॉइंट ए पर जो है क्या करेंगे अपना। वो थोड़ा सा ना मैं कंफ्यूज हो गया था, तो बात के चक्कर में थोड़ा बह गया था भावनाओं में। ठीक, तो हमारा जो रिजल्टेंट 65 न्यूटन फोर्स थी, अब यहाँ ऐसे लग रही थी, तो मतलब उसे ऐसे लग रही थी यानी, तो अब हमें ए पर मूवमेंट चाहिए, तो हमें ए पर उस उल्टी डायरेक्शन के अंदर 65 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि कपल बन सके। और अब इसे हमें अगर वो करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है, तो एक हम यहाँ पर एक और फोर्स लगा देंगे ऐसे। तो अब जैसे ही हमने ये चीज़ करी तो उससे हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर तो एक फोर्स लग रही थी, अब ये वाली जो सेम फोर्स है वो हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दी, ए पॉइंट पर शिफ्ट कर दी यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर शिफ्ट हो गई वो, ए पॉइंट पर शिफ्ट हो गई। और ए पॉइंट के अबाउट जो है क्या आ गया, एक मोमेंट भी आ गया हमारे पास। ए पॉइंट के अबाउट जो है क्या आ गया, एक मोमेंट आ गया। और मोमेंट की डायरेक्शन क्या आ गई वो आप सभी को पता ही है, क्या डायरेक्शन है, फोर्स की साइड लग रही है, ऊपर की साइड, तो ये किसे इस तरह घुमाना चाहेगी ना, कैसे, क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगी। तो क्या आ गया, क्लॉकवाइज आ गई, इसमें एक मोमेंट भी आ गया। ठीक है, तो सॉरी, हाँ ठीक, मोमेंट आ गया हमारा। ये चीज़, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया कि हमारी ई की जो फोर्स लग रही थी वो इस तरीके से लग रही थी ना, तो हमने इस सेम फोर्स को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अभी हमें अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं पता कि मूवमेंट कैसे आएगा, वो हमें कैसे पता लगेगा, जब हम मूवमेंट निकालेंगे और उसका जो साइन होगा या पॉजिटिव होगा तो क्या डायरेक्शन होगी उसकी, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, मूवमेंट निकालते हैं। मूवमेंट हम कैसे निकालेंगे, हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस से, तो ये डिस्टेंस हमारा 72.31 आ रहा है। इसे जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारी जो मूवमेंट आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि हमारा जो मूवमेंट लगेगा वो क्या लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ये नाम का क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके पार्ट आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट हैं, सब पार्ट्स इसके 3 हैं, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी। ठीक, अब देखो, सिंगल फोर्स मूवमेंट सिस्टम एट बी, अब वही सेम चीज़ है कि क्या था, ई पे फोर्स लग रही थी, तो हमने इस फोर्स को कहाँ शिफ्ट कर दिया था, ए पर शिफ्ट कर दिया था पहले, लेकिन अब इसी सेम फोर्स को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, बी पर शिफ्ट कर देना है। तो बस वही सेम चीज़ें होंगी, यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और आएगी और इसी के अबाउट एक मोमेंट भी आ जाएगा। तो पहले मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट कैसा आएगा, जो हमारे 65 न्यूटन है वो उसे ऐसे लिख देंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब ये नीचे की साइड लग रहा है तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस से, बी से लेके ई तक का डिस्टेंस क्या है, वो है 32.31। इसे जब हमने मल्टीप्लाई करा तो नेगेटिव में मूवमेंट आया, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। बस इतना ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक था, ख़त्म, पर इम्पोर्टेंट काफ़ी है। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी सब यूज़ कर लिया है, बस एक वो है कि हाँ, कि हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं तो हम अच्छे से उन्हें एक और बार देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो काम का लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है कपल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखा दिया था, तो आज हम छोटा सा एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि सिलेबस के अंदर गिवन है, इसलिए हम कर रहे हैं इसे, कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कपल की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी कपल लगता है तो इक्वल फोर्स का होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो जिसके वजह से हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, फोर्स का 0 होता है। ठीक है, और कपल के अंदर जो ट्रांसलेटरी इफेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, उसमें सिर्फ रोटेशन इफेक्ट होता है कि ये ना मूव करता है ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें रोटेशन इफेक्ट होता है सिर्फ।
किसी भी पॉइंट के अबाउट जो कपल कपल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्यों, आपने खुद देखा होगा कि हम जब पहले क्वेश्चनों में कपल निकाला करते थे तो कपल क्या आता था, कांस्टेंट आता था, एक कांस्टेंट वैल्यू आती थी मूवमेंट की। तो कपल जो है किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कपल कैन बी बैलेंस्ड बाय अ कपल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक। अब पॉइंट 4 क्या हमसे कह रहा है, पॉइंट 4 देखते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ कपल इन अ प्लेन अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल या फिर इक्विवेलेंट टू द रिजल्टेंट कपल अबाउट द सेम पॉइंट। इसका मतलब आप समझिए क्या है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है कपल का किसी प्लेन में किसी पॉइंट के अबाउट, वो वो किसके इक्वल होता है, वो रिजल्टेंट कपल के इक्वल होता है अबाउट सेम पॉइंट। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। जैसे कोई ये है, मान लो ये एक रॉड है, तो यहाँ पर मान लो एक कपल है बहुत सारे, ये मान लो एक ये कपल है, ये कपल लग रहा है यहाँ पर। तो जो कपल है ना किसी प्लेन और या फिर किसी पॉइंट के अबाउट वो सेम होता है। अगर हम इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालें वो उसकी कपल के बराबर ही होता है, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। अगर आपका पेपर में एग्ज़ाम में आता है कि प्रॉपर्टीज़ लिखो तो आपको बस डायरेक्टली ये सारे 4 पॉइंट लिख के आ जाने हैं और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यार ये कपल पे हमारा जो है 4th वीडियो होने वाला है। हमने पहले तो देख लिया था कपल होता क्या है, फिर कपल को फोर्स और उसमें कैसे तोड़ा जाता है वो हमने देखा, और फिर हमने कपल की प्रॉपर्टीज़ देखी, और अब लास्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कपल के एप्लीकेशन के। हम डेली लाइफ में कहाँ का कपल लगते हुए देखते हैं, ठीक है। आपने खुद भी देखा होगा, बहुत जगह आपने नोटिस किया होगा कपल हम कहाँ कहाँ देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कपल आर यूज्ड इन रेंचेस और स्पैनर। कपल कहाँ का यूज होता है, एक तो रेंच में होता है और एक स्पैनर में होता है। 2 टाइट बोल्ट बाय अप्लाइंग टॉर्क फॉर द रोटेशन। देखो ये कोई बोल्ट है मान लो, ठीक है, ये बोल्ट है, ये रहा, ये बोल्ट है। जो रेंच होती है हमारी, मान लो वो इस तरीके से होती है कुछ, मेरे को डायग्राम आ नहीं रहा बनाना, पर ऐसे मान लो ये हमारी जो है हाथ से, ये रे दो इसके वो हो गए, यहाँ पे हमारा हाथ होता है इस साइड पर। तो यहाँ पर क्या होता है, हम इसे इस साइड रोटेट कर रहे हैं, तो एक फोर्स हमारा यहाँ लग रहा होता है कि नहीं लग रहा होता बोल्ट को घुमाने के लिए, और एक फोर्स हमारा यहाँ लग रहा होता है, इस साइड लग रहा होता है। तो ये भी हमारा एक कपल, यहाँ पर भी हमारा कपल लग रहा होता है, ठीक है। जब व्हीकल के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील आपने देखा है ना कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये हो गया, और ये हो गया इसका, ये हो गया। जो स्टीयरिंग व्हील होता है हम एक हाथ से यहाँ से पकड़ते हैं इसे, और एक हाथ से हम यहाँ से पकड़ते हैं इसे। अगर हमें इसे इस साइड में घुमाना है तो हम क्या करते हैं, एक फोर्स इसमें इस साइड से लगती है, और इस हाथ से फोर्स कहाँ लग रही होती है, इस साइड पे लग रही होती है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन देखे तो यहाँ पर भी तो कपल लग रहा होता है, तो एक कपल हमारा यहाँ पर हो गया। या फिर पैडल आप ले लो, साइकिल के जो पैडल्स होते हैं वो भी तो इस तरीके से ही काम करते हैं। एक पैडल आपका ये हो गया, और एक पैडल वही ऊपर की साइड होता है। एक पैडल जब यहाँ फोर्स लग रही होती है इसे घुमाने के लिए, तो एक फोर्स यहाँ पर भी लग रही होती है। तो एक कपल का एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। और फोर्स इन स्टैटिक प्रॉब्लम सच एज एनालाइजिंग, ये रेंच का हमने पढ़ लिया, ठीक है। अंडर मल्टीपल लोड रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, और एक आप ये वाला पॉइंट भी लिख देना, थर्ड। वैसे तो आपने मेनली, आप एक और एग्जांपल दे देता हूँ चलो, कि बोतल आपने देखी होगी, बोतल को हम खोलते हैं तो एक फिंगर से यूँ खोलते हैं और एक फिंगर हमारी यूँ होती है। तो एक फिंगर से हम फोर्स इस साइड लगाते हैं ना, और एक फिंगर से फोर्स इस साइड लग रही होती है, तभी तो बोतल का ढक्कन खुलता है। बोतल की कैप खुलती कैसे है, ऐसी थोड़ी खुलती है,
ठीक है। तो ये भी हमारा एक कपल का एग्ज़ाम्पल हो गया। बहुत एग्ज़ाम्पल है, आप डेली लाइफ में आपने बहुत एग्ज़ाम्पल देखे होंगे। तो यही हमारे कुछ एप्लीकेशन थे कपल के इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।